हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग पेपर 1 के पहले टॉपिक से। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है हीट डोम के बारे में। तो टॉपिक जो है वो हीट डोम का है और ये टॉपिक जो है वो पेपर 1 के अलावा पेपर 3 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पेपर 3 में आपका एक टॉपिक है। और हीट डोम जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और क्लाइमेट चेंज आज की डेट में एक बहुत बड़ा डिजास्टर का रूप जो है वो ले रहा है, राइट। और प्रीलिम्स लेवल की हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज का टॉपिक जो कि आपको पढ़ना है, और हीट डोम जो है वो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है। प्रीलिम्स के अंदर हम लोग को और भी कुछ टर्म्स जो है वो ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हीट डोम के अंदर जेट स्ट्रीम करके एक टर्म आपको देखने को मिलेगा कि जेट स्ट्रीम क्या होती है उसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। हीट वेव्स क्या होती हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए। और मोस्ट स्पेशली आपसे जो पूछा जाएगा वो हीट डोम पूछा जाएगा कि हीट डोम अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये। तो आइए फिर इसको डिटेल में समझते हैं हीट डोम को। तो रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और कुछ पार्ट्स हम लोग को कनाडा के देखने को मिल रहे हैं जहां पर टेम्परेचर 47 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है और इसे एक हिस्टोरिक हीट वेव कहा जा रहा है। ऐतिहासिक गर्मी की लहर पैदा हुई है, ये चीज यहां पर कही जा रही है। और इसी चीज को जो है हमें एक फिनोमेना देखने को मिल रहा है, यही एक फिनोमेना देखने को मिल रहा है जिसे नाम दिया गया है हीट डोम का। तो यहां पर दो चीज बस आपको ध्यान में रखनी है कि कनाडा का क्षेत्र जो है और हम लोग को पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, यहां पर 47 डिग्री के आसपास, 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जो है वो अचानक से बढ़ गया है। और इतनी तेज टेम्परेचर जो बढ़ा है ये एक हिस्टोरिक हीट वेव के तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी चीज को जो है वो हीट डोम जो है वो नाम दिया गया है, हीट डोम। देखो आप, ये वाला एरिया ये आपको यूएसए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर कनाडा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है हम लोग को पैसिफिक का देखने को मिल रहा है, राइट, वेस्ट पैसिफिक वाला एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार का एक डोम जो है वो क्रिएट हो गया। डोम का मतलब आप समझते हैं ना, डोम का मतलब ये इस टाइप का जो चीज होती है उसे हम लोग डोम बोलते हैं। अब यहाँ पर डोम आपको क्या देखने को मिल रही है, तो आप देखो, आपको जो मैंने भी आपको एक फिगर बना के दिया, आप इस तरीके से देखो, आपको ये डोम दिखाई दे रहा है। मैं फिर से एक बार मिटा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये देखो आप, ये आपको ये डोम दिख रहा है, ये डोम, ये ऐसा करके डोम बन गया एक, राइट। तो डोम यही होता है ना, हम लोग डोम इसी को बोलते हैं कि ये डोम है। तो आप देखो ये अलग एक शेप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये शेप बना कैसे है, आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं। और ये हीट डोम इसे कहा जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर एक एरिया पर, अब इसको आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो कि एक एरिया पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, ट्रैप हो गया,
एक एरिया पर टेम्परेचर, राइट, तो इसको डोम जो है वो कहा जा रहा है। बट एक्चुअल में ये जो डोम जो शब्द का उपयोग किया गया है, दिस इज बिकॉज कि जेट स्ट्रीम जो लगातार हम लोग को देखने को मिलती है वेस्ट टू ईस्ट जो चलती है जेट स्ट्रीम, तो आप देख सकते हैं कि जेट स्ट्रीम यहाँ से आ रही है और इसका शेप ऐसा करके चेंज हो गया है। तो ये जेट स्ट्रीम का जो जेट स्ट्रीम का जो शेप चेंज हुआ है, तो उसके कारण इसको डोम जो है वो कहा जा रहा है। तो ये भी एक क्लैरिटी रखो, राइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी क्लैरिटी आपको रखनी है। तो अब कुछ पॉइंट्स की हम लोग चर्चा करते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये फिनोमेना की शुरुआत कैसे होती है, यानी कि हुआ कैसे, ये हीट डोम कैसे शुरू हुआ। तो हमें देखने को मिला कि ओशियन का जो टेम्परेचर है, अब देखिए ये वाला जो एरिया हम लोग को यहाँ पर ओशियन का देखने को मिल रहा है, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, ओशियन का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। एक प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है जिसे कहते हैं कन्वेक्शन, राइट, कन्वेक्शन हमें एक प्रोसेस देखने को मिलती है। कन्वेक्शन है क्या, तो मैं आपको पहले ये सिंपल सा कुछ चीज समझाता हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इस केटली के अंदर पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। अब पानी जो गर्म हो रहा है तो उसमें केटली को आप जब छुएंगे तब आपको क्या होगा, ये मतलब जो हैंडल जो है वो आप एकदम छुएंगे तो आपको वो हो जाएगा, यानी आपको जल जाएगा, राइट, एकदम से आप हाथ जो है वो हटा लेंगे, राइट, चटका लग जाएगा। तो वो क्यों लगेगा, क्योंकि अब देखो पानी गर्म हो रहा है, तो पानी जो गर्म हो रहा है उसके थ्रू ये पूरा जो कंटेनर है वो भी गर्म हुआ। किस प्रक्रिया के थ्रू, कंडक्शन की प्रक्रिया के थ्रू, इसे बोलते हैं कंडक्शन, राइट। और एक होता है रेडिएशन। अब रेडिएशन में हमें क्या देखने को मिलता है, अब आग जल रही है, ठीक है, फ्लेम हमें देखने को मिल रही है, उसके आसपास के एरिया में आपको देखिए गर्माहट नजर आती है, तो दैट दिस इज कॉल्ड रेडिएशन, कि वो रेडिएशन हुआ। अब कन्वेक्शन क्या होता है, अब कन्वेक्शन वही वाली चीज हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ये देखो आप, कन्वेक्शन हमें देखने को मिल रहा है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो रही है हीट, राइट, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफर हो रही है। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कन्वेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो जो ओशियन है, ओशियन का पानी जो है वो गर्म हुआ, गर्म होने के बाद उसके ऊपर आने वाली जो हवा है उसको वो गर्म कर रहा है। ओशियन टेम्परेचर ऊपरी जो हवा है उसको गर्म कर रहा है। तो हमें क्या देखने को मिला कि ये जो कन्वेक्शन है, तो इसमें जो हवा जो है वो और ज्यादा गर्म हो गई। एक तो ओशियन जो था वो ऑलरेडी गर्म हम लोग को देखने को मिल रहा था, हीट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ओशियन टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिल रहा है इंक्रीज हुआ। ओशियन टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो ऑलरेडी हवा जो थी वो हीटेड हम लोग को देखने को मिल रही थी। अब सूर्य के कारण हवा ऑलरेडी हीटेड है, राइट, ओशियन भी हीट हो रहा है, तो ओशियन भी एनर्जी रिलीज कर रहा है और ऑलरेडी टेम्परेचर हीटेड है, तो इसमें क्या हुआ कि डबल हीट हम लोग को देखने को मिली, हीट और ज्यादा बढ़ गई। बात आप समझे कि नहीं समझे। देखो सूर्य जो है वो किसको गर्म कर रहा है, वो ओशियन को भी गर्म कर रहा है, ठीक है, पानी को भी गर्म कर रहा है, और हवा भी, एयर भी जो है वो गर्म हो रही है। तो ऑलरेडी एयर गर्म है, बट प्रॉब्लम क्या हुई, कन्वेक्शन के थ्रू ऑलरेडी जो समुद्र जो गर्म था उसने भी अपनी हीट जो है वो रिलीज कर दी हवा में। तो इसी एरिया पर जो ऑलरेडी हीटेड था तो वो और ज्यादा ओशियन सरफेस के टेम्परेचर के कारण और ज्यादा जो है वो हीट हो गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो इसके कारण से ये वाला जो इलाका था, ये वाला जो इलाका हम देख रहे हैं, राइट, कनाडा के नजदीक वाला, कनाडा के वेस्ट वाला एरिया जो था, ये ओशियन के कारण ऑलरेडी ओशियन गर्म हुआ, हवा ऑलरेडी गर्म थी, और ओशियन का जो टेम्परेचर कन्वेक्शन के माध्यम से वो हवा में रिलीज हो गया, यानी कि ओशियन ने अपनी हीट को, अपने टेम्परेचर को हवा में जो है वो रिलीज कर दिया। तो ऑलरेडी गर्म हवा जब और भी ज्यादा उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा तब बहुत बुरी स्थिति जो है वो हो जाएगी, राइट। एक्सट्रीम हीट वेव्स हम लोग को देखने को मिलेगी, लपटें हम लोग को देखने को मिलेगी, गर्मी की गर्म लपटें, राइट। तो ये सब चीजें, तो जैसे जैसे प्रचलित हवाएं गर्म हवा को पूर्व की ओर ले जाती हैं, जो प्रिवेलिंग विंड्स जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये हॉट एयर को ईस्ट की तरफ जैसे ले जा रही हैं, राइट, हॉट एयर को ईस्ट की तरफ ले जा रही हैं। अब आप बोलोगे कि सर ईस्ट की तरफ ही क्यों हवा जा रही है। अब आपने एक सिंपल सा फिनोमेना, पहला फिनोमेना आपने ये समझा होगा कि कोई भी चीज को जब आप गर्म करते हो तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ हवा जो है वो मूव होती है। अगर आप गर्म करोगे, जैसे कि आप पानी भी गर्म करते हो, तो आपने देखा होगा ऊपर की तरफ वो मूव होता है। तो प्रॉपर्टी होती है ये किसी भी चीज की हीट होने की, मतलब कि जैसे कि अगर हवा है तो अगर हवा जो है वो गर्म होगी, या पानी भी अगर गर्म होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी है वो ऊपर की तरफ रेस करेगा, राइट, राइज ऊपर की तरफ होगा, तो उसका मूवमेंट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब जब इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा, और हमेशा हवा जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है, राइट, वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सा, ये तो आपको पता है। अब आप मुझे बोलोगे, अभी काउंटर करोगे आप मुझे कि सर अभी आपने बताया कि ओशियन जो है वो गर्म हो रहा है, ठीक है, ओशियन जो है वो गर्म हो रहा है और ये अपनी हीट जो है वो हवा में रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो है वो बनना चाहिए लो प्रेशर, यहां पर बनना चाहिए, राइट। बट आप बोल रहे हो कि कनाडा के ऊपर, मतलब कि एक कॉन्टिनेंट के ऊपर आप बोल रहे हो कि गर्माहट हम लोग को देखने को मिल रही। तो देखो गाइस, आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि लैंड मास वाला जो एरिया होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है,
राइट, वो ज्यादा गर्म हो जाए, किसी सॉलिड सरफेस को आप गर्म करोगे तो वो लंबे समय तक हीट रिलीज करेगा एज कंपेयर टू लिक्विड सरफेस, राइट। लिक्विड भी गर्म रहता है बट इंस्टेंट जो चीज हमें देखने को मिलेगी वो सॉलिड सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगी, राइट। तो अब यहां पर जैसे मान के चलो कि एक पत्थर है वो गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, तो यहां पर ऑलरेडी लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहां पर भी टेम्परेचर गर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहां पर भी लो प्रेशर क्रिएट हुआ। तो हाई प्रेशर से हवा जो है वो लो प्रेशर की तरफ जा रही है और इस प्रकार से मूवमेंट इसका हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से यहां पर है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम भी यहां पर है। अब जेट स्ट्रीम क्या हम लोग को देखने को मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग विंड्स का बैंड है, नैरो स्ट्रॉन्ग विंड का बैंड है जो कि एटमॉस्फेयर के अपर लेयर पर हम लोग को देखने को मिलता है, अपर लेयर पर एटमॉस्फेयर के। अब ऑलरेडी गर्म हवा जो थी वो ब्लो हो रही थी ऊपर की तरफ, जो है वो रिलीज हो रही थी, तो जेट स्ट्रीम जो हम लोग को देखने को मिली कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया जेट स्ट्रीम का। आप देखो कैसे डायरेक्शन चेंज होगा, मैंने आपको क्या बताया, गर्म हवा की प्रॉपर्टी है या गर्म चीज की प्रॉपर्टी है वो ऊपर की तरफ जो है वो राइज करती है। अब यहां पर टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है लगातार, राइट, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया पर भी और ओशियन सरफेस पर भी टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम में इंक्रीज होता जा रहा है, तो हवा ऊपर की तरफ जा रही है। अब जो ये जेट स्ट्रीम यहां से आ रही है, तो जेट स्ट्रीम क्या हुई, डिस्टर्ब हुई, जेट स्ट्रीम जो है वो शिफ्ट हो गई, और जब जेट स्ट्रीम शिफ्ट हुई तो इस प्रकार का डोम जो है वो यहां पर क्रिएट हो गया। तो जो हम लोग इसको डोम जो बोल रहे हैं ना, वो इसी के कारण बोल रहे हैं कि इसमें देखिए आप, ये जेट स्ट्रीम जो है वो शिफ्ट हम लोग को यहां पर देखने को मिली, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो यहां पर हुई है। और देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है, हमेशा होता है। अभी प्रॉब्लम ये है क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, दैट्स व्हाई अभी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, राइट। मतलब स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि अगर कोई इंडिविजुअल बिना एसी के भी रह रहे हैं तो उनको भी गर्माहट फील हो रही है, यानी कि इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो रही है। तो आप सोच ही रहे हो कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट कितनी तेजी से हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, राइट। गॉट इट, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना, मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट। जहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वहां आप मतलब एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेडी हो रहे हो, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर फोकस किया करो। तो हम फिर से बात कर लेते हैं एक बार कि प्रिवेलिंग विंड जो है ये हॉट हवा को लेकर, गर्म हवा को लेकर ईस्ट की तरफ जाएगी, और ईस्ट की तरफ जब ये जाएगी तो हम लोग को जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो हवा जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है और हवा का भी एक नेचर हम लोग को देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये जेट स्ट्रीम से टकराएगी और जेट स्ट्रीम से टकराने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि एक नदन शिफ्ट हम लोग को जेट स्ट्रीम का देखने को मिलेगा, जो चीज मैंने भी आपको बताई। जेट स्ट्रीम का क्या हुआ, नदन शिफ्ट हम लोग को देखने को मिला इस हवा के टकराने के कारण, राइट। और फिर ये जेट स्ट्रीम जो है वो जमीन की तरफ और इस हवा को जो है वो ले जाएगी, राइट। और उसके कारण हमें देखने को मिलेगा कि जहां पर लोग रह रहे हैं तो वो गर्म हवा का, हीट वेव्स का जो है, या मतलब ये चपेट जो है गर्मी की, तो उसको जो है वो फेस कर रहे हैं आज की डेट में, राइट। तो ये चीज, ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये हीट डोम से रिलेटेड, इसको लोगों ने हुआ बनाया हुआ था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है गाइस, एक नैरो बैंड हम लोग को स्ट्रॉन्ग विंड्स की देखने को मिलती है, एटमॉस्फेयर के अपर लेवल पर होती है, याद रखिएगा। ये वेस्ट टू ईस्ट जो है वो ब्लो करती है, कभी कभी ऐसे भी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो ये इस प्रकार की चीजें आप ध्यान में रखो, राइट। और नॉर्थ और साउथ में भी इसका शिफ्ट हमें देखने को मिलता है जब इस प्रकार से टेम्परेचर में चेंजेस आता है। तो स्ट्रॉन्ग चेंज ओशियन के टेम्परेचर का हमें देखने को मिला वेस्ट टू ईस्ट में, और यही एक वजह है जिसके कारण से हीट डोम जो है वो बन गया, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए कि हीट डोम किस कारण के चलते बना है, तो आपको ओशियन टेम्परेचर ध्यान में रखना है, और प्लस आपको आर्टिकल्स में यहां पर मिलेगा नहीं, प्लस आपको ये भी कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर रखना है कि ऑलरेडी जो है वो हवा का टेम्परेचर ऑलरेडी जो था वो राइज था, ऊपर से ओशियन सरफेस ने जब हमें देखने को मिला, ओशियन ने जब अपनी हीट को रिलीज किया तो वो एक्सट्रीम टेम्परेचर वहां का बन गया, और यही एक्सट्रीम टेम्परेचर है जिसको हीट डोम जो है वो कहा जा रहा है, और जिसके कारण से जेट स्ट्रीम का शिफ्ट हम लोग को देखने को मिला, राइट। और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर बढ़ गया, पिछले कुछ डिकेड्स में बढ़ा है ये, यानी कि कुछ दशकों में ये बढ़ा है, और जो ईस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है उससे कई ज्यादा वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। और हीट डोम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है गाइस, तो ये क्लाउड्स को भी प्रिवेंट कर देता है हीट डोम, राइट, क्योंकि हवा चल रही है। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी क्या है, गर्म हवा की ऊपर की तरफ राइज करने की, और ऊपर वहां पर जेट स्ट्रीम हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसके कारण से क्या होता है कि क्लाउड जो है वो वहां पर बन नहीं पा रहा है, राइट। अब आप बोलोगे सर इवापोरेशन के थ्रू ही तो क्लाउड बनते हैं, मैंने माना आपकी बात, इवापोरेशन के थ्रू क्लाउड बनते हैं, बट हवा भी तो चल रही है ना कंटिन्यूअसली। हवा जो है वो इस प्रकार का एरिया जो है वो क्रिएट हो गया है कि यहां पर अगर क्लाउड भी बनेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आएगी, और उस हवा आएगी तो क्या होगा, क्लाउड चले जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि जब भी बारिश होने का मौसम होता है और हवा तेज चल रही होती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार बारिश होगी नहीं, क्योंकि हवा बादल को जो है वो ले जाएगी, यही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यही वाली चीज है। तो हीट डोम जो होते हैं वो क्लाउड को भी बनने से प्रिवेंट कर देते हैं, क्लाउड नहीं बन पाता। और एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर होती है,
देखो अगर क्लाउड होगा, लेट सपोज ये क्लाउड है, तो क्लाउड का एक काम बताऊं और क्या होता है, सूर्य की एनर्जी आई, राइट, सूर्य की एनर्जी आई और सूर्य की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई। क्लाउड के कारण हमें देखने को मिलता है कि ये मतलब यानी कि सनरेज आई, सनरेज रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर क्लाउड नहीं होगा तो क्या होगा, सनरेज सीधा नीचे आएंगे। तो क्या बताया गया है कि ज्यादा रेडिएशन जो है वो सन का हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो ग्राउंड पर हिट करेगा, राइट। तो ये क्लैरिटी आप रखो, ये समझ में आई आपको पूरी बात है। और हीट डोम जो है गाइस, ये बिल्कुल जैसा कि साउंड करता है हीट डोम, तो ये एक ऐसा एरिया हम लोग को हाई प्रेशर का देखने को मिल रहा है, राइट, जो कि उस क्षेत्र के ऊपर क्रिएट हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहां पर हाई प्रेशर का एरिया जो मैंने बोला है, तो वो उस सेंस में नहीं बोला है कि जो हम लोग बात करते हैं कि जहां पर गर्मी होती है वहां पर लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, उस सेंस में मैं बात नहीं कर रहा है। यहां पर हाई प्रेशर का मतलब ये है कि एक बर्तन है, ठीक है, जैसा कि एक बर्तन हमें देखने को मिलता है जो कि नीचे से गर्म हो रहा है, राइट, गर्म हो रहा है और उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया है, तो क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये प्रेशर कहां से बना, अगर हम रियल सेंस की बात करें तो ऑलरेडी सूर्य ने जो हवा को गर्म करके रखा था, ऊपर से ओशियन का टेम्परेचर जब रिलीज हुआ एनवायरमेंट में, तब और जो है वो हवा जो है वो वहां की गर्म हो गई। तो ये क्या हुआ, एक गर्म हवा का प्रेशर एक क्रिएट हो गया, तो इसको जो है वो कहा जा रहा है हीट डोम, ठीक है। और बताया जा रहा है कि 2021 जो साल है ये ला नीना वाला हम लोग को देखने को मिल रहा है, ला नीना वाला। और जब भी ला नीना का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, आपको पता होगा एल नीना और ला नीना के बारे में, एल नीनो और ला नीना के बारे में, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है कि पानी जो होता है ईस्टर्न पैसिफिक का, तो ईस्टर्न साइड का पानी जो होता है वो ठंडा होता है और वेस्टर्न पैसिफिक का पानी जो होता है वो गर्म होता है। और जब ये सिचुएशन बनती है तब हम लोग को देखने को मिलता है कि ला नीना का वो साल होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो कि ला नीना कब होगा, कि जब ईस्टर्न पैसिफिक ठंडा होगा, वेस्टर्न पैसिफिक गर्म होगा। तो ये जब ये वाला जब चीज आती है, ये वाली जब सिचुएशन क्रिएट होती है, तब ला नीना वाला साल हमें देखने को मिलता है, राइट। बात क्लियर है आप लोग को यहां तक। अब आगे की चर्चा करें। हीट वेव क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि अगर कुछ पर्टिकुलर समय के लिए यानी कि 2 दिन से ज्यादा के लिए अगर टेम्परेचर लेवल नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर अगर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि जो नॉर्मल एक जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर चला गया लगातार कम से कम 2 दिनों के लिए, तब उस जगह को यानी कि उस स्थिति में जो हमें देखने को मिलता है एनवायरमेंट जिस प्रकार का होता है उसे हीट वेव कहते हैं, राइट। गर्मी की गर्म हवा की चपेट लपटें हम लोग को देखने को मिलती हैं। हीट वेव ज्यादातर हम लोग को मार्च और जून के बीच में देखने को मिलता है, जुलाई तक भी ये खिंच जाता है, राइट। और हीट वेव्स कब होती है, जब हाई ह्यूमिडिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उस समय आपको हीट वेव दिखाई देगा। तो याद रखिएगा ऐसा स्टेटमेंट अगर आ जाए कि हीट वेव जो है वो नहीं होगी जब हाई ह्यूमिडिटी होगी, या फिर हीट वेव होगी जब सिर्फ हाई ह्यूमिडिटी जब रहेगी तभी ही हीट वेव हम लोग को देखने को मिल सकती है, ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपको हीट वेव देखने को मिल सकती है, राइट। और बहुत एक बड़े एरिया पर ये हीट वेव होती है, राइट। और बहुत सारे लोग जो है हीट वेव्स के कारण जो है वो मुसीबत में आ जाते हैं, मतलब बहुत सारी उनको परेशानी होने लगती है। जैसे आपने सन स्ट्रोक के बारे में सुना होगा कि लोग बेहोश हो जाते हैं, राइट, उनको बॉटल वॉटल चलानी पड़ती है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। तो ह्यूमंस के ऊपर क्या इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो आपको ये वाली चीज भी ध्यान में रखनी है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है ये एक ऐसी लिमिट होती है जिसमें हीट और ह्यूमिडिटी जो होती है वो जो ह्यूमन टॉलरेट नहीं कर सकता उससे ऊपर चली जाती है, यानी कि इतनी गर्मी जितनी गर्मी ह्यूमन अगर नहीं सह पा रहा है तो उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये बताइए। तो जो लिमिट, ऐसी लिमिट टेम्परेचर की जो कि ह्यूमन नहीं सह पा रहा है, ह्यूमन टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, ऐसी हाई टेम्परेचर की लिमिट, तो उसको वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। और गाइज आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो पसीना निकलता है उसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो हीट को रिलीज कर रही है बाहर। और जैसे ही पसीना निकलता है उसके बाद हमें हल्की सी ठंडी टाइप की नहीं लगती, आपने कभी नोटिस किया होगा एकदम से पसीना निकलेगा और हल्का सा ऐसा लगता है कि यार मतलब हवा आई और एकदम ठंडी टाइप की लग जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए ये पसीना निकलता है। जो पसीना निकलता है ना लोगों को, हम लोग को, तो बॉडी को कूल रखने के लिए होता है ये, राइट। बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है, हीट जो होती है बॉडी की, उसको रिलीज करने के लिए पसीना बाहर आता है, निकलता है, राइट। बट जब बॉडी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की जब बॉडी की क्षमता ना रहे, तब उस चीज को, उस टेम्परेचर को हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जब वेट बल्ब टेम्परेचर के बियॉन्ड चले जाता है तो बहुत बुरी स्थिति होती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, हीट एग्जॉस्शन होता है, सनबर्न होता है, हीट रैशेस होने लगते हैं और बहुत ही घातक हो सकती है सब चीजें, जानलेवा हो सकती हैं सब चीजें। अब इफेक्ट्स हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है हीट डोम के,
तो जो भी लोग बिना एयर कंडीशन के रह रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि उनके घर में टेम्परेचर लेवल बहुत हाई हो रहा है, अनबेरेबली हाई हो रहा है। और लिटरली मैं खुद यार ये वाली चीज फील कर रहा हूँ। बीच में तो ऐसा हो गया था कि जैसे कि मैं रात में ये बनाता हूँ लेक्चर, और कई बार जब लेक्चर बनाना होता है तो अपन कूलर वगैरह ऑन नहीं कर सकते, एसी के लिए तो डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, तो कूलर वगैरह पे रहता हूँ मैं, वो भी बहुत ही कम समय के लिए मुझे बोला है, क्योंकि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना मुझे, एंकलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है मुझे, रियूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। और अभी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है, पेन फ्री ज़िंदगी चल रही है। नहीं तो आप लोग जो लंबे समय से आपने फॉलो किया, यू नो अबाउट इट, कि कितना तकलीफ में रहता था मैं, बट अभी थोड़ा ठीक है, रेगुलर बेसिस पर योगा चल रहा है, आप लोग की दुआ लगातार मिलती रह रही है, तो उससे सेहत बढ़िया बनी हुई है। तो वही चीज़ है कि अभी देखो आप कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, आपने भी नोटिस किया हुआ ये सब टेम्परेचर। तो जो भी लोग बिना एयर कंडीशन के रह रहे हैं वो देख रहे हैं कि कितना सडन मतलब इंक्रीज हम लोग को टेम्परेचर में देखने को इस समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, राइट। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, इवन लोगों की मृत्यु तक हो सकती है हाई टेम्परेचर में रहने के कारण, राइट। और क्रॉप्स वगैरह तो खराब हो ही जाते हैं, ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। वेजिटेशन वगैरह जो होता है वो पूरा, वनस्पति जो होती है वो सूख जाती है, वेजिटेशन ड्राई हो जाते हैं, राइट, सूखा पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हीट वेव्स के कारण हमें देखने को मिलती है। प्रचंड गर्मी की जो लपट लहर जो हमें देखने को मिलती है, उससे ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि होगी। अब जब इतनी गर्मी रहेगी तो कूलर चलाना पड़ेगा, एसी चलाना पड़ेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, पावर लगेगी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी और पावर लगेगी तो घर का बिल ज़्यादा आएगा, बिल बहुत ज़्यादा आने वाला है आने वाले समय में। डिमांड जो है वो इसकी पावर की बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। अब एक और चीज़ तो समझो इसके पीछे, आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल को बर्न करके बन रही है। तो अगर हम यही चीज करेंगे, अगर अपनी डिमांड को ऐसे ही इंक्रीज करते रहेंगे तो क्लाइमेट चेंज और भी तेजी से बढ़ता जाएगा, क्योंकि लगातार हम कोयले को जलाते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे। तो देखो उसका इफेक्ट आप देख रहे हो कि आज की डेट में फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बट स्थिति ऐसी बनती जा रही है, डिमांड ऐसी क्रिएट होती जा रही है कि उसके बिना रहना मुश्किल है। तो इसका बहुत ही जल्दी, आप अगर मेंस में आप आंसर लिखेंगे, इस टाइप का कुछ लिखना है, तो आप लिखेंगे कि इसका बहुत ही जल्दी सोल्यूशन निकालना मतलब आवश्यकता है, समय की मांग है। जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकालो, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालो, कि जैसे कि आज की डेट में हो रहा है, हम लोग को आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल जैसे आज की डेट में स्मार्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं। स्मार्ट बिल्डिंग्स के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे कि पानी की पाइपलाइन जो होती है ना, हमारे घर में जो पाइपलाइन आती है, वो इस प्रकार से जो है वो पानी का फ्लो उसमें बनाया हुआ है कि ठंडक रहे, मतलब कि जब भी अगर कुछ गर्मी होती है तो वो पानी को रिलीज कर दो, तो वो क्या होगा कि पूरे एरिया पर, यानी कि ट्यूब्स वगैरह के माध्यम से पूरे जगह पर पानी जो है वो का फ्लो होगा, और पानी का फ्लो होगा तो टेम्परेचर लेवल जो है वो डिक्रीज रहेगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, जैसे कि जो है वो एसी वगैरह लगाने की या फिर एसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होगी, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आपको इनको ऑल्टरनेटिव चूज करना है, जैसे कि सोलार पैनल्स वगैरह पर हम लोग काम करें, इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आती है और भरपूर 12 महीने हमारे पास सूर्य की किरणें हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करें, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको मेंस में लिखनी है सजेशन के तौर पर भी, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आप जब अपना आंसर लिखेंगे तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हो उनको क्या चाहिए कि आईएएस ऑफिसर आप आने वाले समय में बनने वाले हो, टॉप मोस्ट सर्विस में जाने वाले हो, तो उनको तो चाहिए ना कि आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं ऑफिसर बनने की। तो अभी से अपने आप को जो है वो ऑफिसर की तरह सोच डालो। मैं कितनी बार आपको बोलता हूं, आपको तो अपने डेली रूटीन में भी एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी आपको अपनी बनानी है। अब आप अपनी मतलब डेली रूटीन में अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर समझो या आईपीएस ऑफिसर समझो, और डेली रूटीन उसी तरीके से आप निकालो कि एक आईएएस आईपीएस का रूटीन क्या होता है। तो आप आज की डेट में जो पढ़ रहे हो, अपने आप को टास्क दो कि अरे यार मुझे मिनिस्ट्री से ये टास्क आया, मुझे मिनिस्ट्री से ये टास्क आया कि मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है लबासना में जाके, इस तरीके से सोचो आप, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और मन भी लगेगा, और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी बनेगी, क्योंकि पर्सनालिटी बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एनीवेज, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और देखो जो वाइल्ड फायर्स जो हैं, अब इस प्रकार से हीट डोम जब बनेंगे तो वाइल्ड फायर भी होने लगेंगे, जंगलों में आग लगना शुरू हो जाएगी, तो ये वाली चीज है। और हर साल अमेरिका के अंदर इसके कारण, वाइल्ड फायर्स के कारण जो है वो भूमि क्षेत्र नष्ट होते जा रहे हैं, तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। अब क्लाइमेट चेंज और हीट डोम्स के बीच में क्या संबंध हम लोग को देखने को मिलता है, तो वेदर साइंटिस्ट जो है उन्होंने हाईलाइट किया है कि मोर एक्सट्रीम हीट वेव जो है ये इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज का, मतलब कि हीट डोम जो है वो क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट है। और 2017 NOAA नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे, इसने बताया कि एवरेज यूनाइटेड स्टेट्स का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है 19th सेंचुरी से, बढ़ गया है, राइट।
और साइंटिस्ट जो है गाइस आज की डेट में, जैसे कि यूजुअली कुछ भी ऐसा इवेंट होता है कंटेम्प्रेरी, यानी कि आज के समय पे जो भी कोई भी घटना हो रही है, तो उस घटना को सीधे सीधे जो है वो क्लाइमेट चेंज से साइंटिस्ट जोड़ रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि उसके अलावा वो घटना किस कारण से हुई है उसका कोई दूसरा रीजन है नहीं, राइट। तो इसलिए कंप्लीटली जो है वो उस चीज को, उस घटना को क्लाइमेट चेंज से आज की डेट में जोड़ दिया जा रहा है। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, और पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं गाइस कि हमारे जनरल स्टडीज के काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो आप एंड पर कोर्सेज की डिटेल जो है वो मैं आपको बता दूंगा, तो सुनिएगा, एंड तक बने रहिएगा, राइट। कोर्सेज की डिटेल्स के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। और पेपर 2 से रिलेटेड भी गाइस आज कोई टॉपिक था नहीं, डायरेक्टली हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, भारत नेट प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। हम लोग क्या चला रहे हैं? नेट चला रहे हैं। आप नेट के थ्रू ये एग्जाम, मतलब ये वीडियो जो है वो देख रहे हो नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मतलब तो भारत नेट प्रोजेक्ट मतलब कि हमारी कंट्री में इंटरनेट के एक्सेस को बढ़ावा देना है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो गांव गांव तक पहुंचाना है, टारगेट है रूरल एरियाज के ऊपर। तो ये वाली क्लियरिटी बस आप रखो भारत नेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इतनी सी चीज अभी डिटेल में और बताऊंगा, और भी चीज रखनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना सही रखना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपके जीएस पेपर 3 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। डेवलपमेंट को लेकर वेरियस सेक्टर में, तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। डिजिटल इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये हम लोग को प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनके डिजाइन से रिलेटेड और उनके इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में देना है। वैसे भारत नेट प्रोजेक्ट में अभी एज सच कोई इशू नहीं है, चैलेंज वगैरह नहीं है, सही चीज चल रही है। चैलेंज एक था, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर एक चैलेंज क्या आया था, अभी वो इन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश करी है, उसकी बात करेंगे, और ये सरकार की पॉलिसी। तो इस तरीके से आपको समझ, टारगेट जो है यानी कि सिलेबस में जो चीज लिखी हुई है उसको टारगेट करते हुए पढ़ना है आपको। क्योंकि मैं पहले ये वाली चीज नहीं दे रहा था, बट अब मैंने सोचा कि ये वाली चीज भी अब आपको देना शुरू करूं इस प्रकार से कि सिलेबस में कौन से पार्ट का ये टॉपिक है, जिससे कि आप सिर्फ इस पर टारगेट करें जो पूछा गया है, मतलब जो सिलेबस में है मेंशन, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो देखो, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट को। तो ये क्यों अप्रूव किया है? क्योंकि यही एक इशू है, दिस इज द इशू, राइट। मतलब ये सोल्यूशन है इशू का, बट ये आया इसलिए क्योंकि एक इशू के चलते आया है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू, तो उसको लेकर टोटल 19,041 करोड़ रुपए का वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट जो है वो सरकार प्रोवाइड करा रही है। अब सवाल ये उठता है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो होती क्या है। तो देखो, सरकार जो है वो ये ग्रांट ऑफर करती है, वन टाइम भी दे सकती है या फिर पार्ट में भी दे सकती है, आधा आधा करके भी दे सकती है। होता क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट, और फाइनेंस को लेकर, यानी कि फाइनेंस नहीं होने के कारण, यानी कि पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके कारण अगर वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू उस प्रोजेक्ट को जो है वो फंड करके, उसको फंडिंग प्रोवाइड करा के, राइट, सपोर्ट करके बढ़ाया जाता है कि जिससे कि वो प्रोजेक्ट जो है वो मतलब फिनिश हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखते हुए, क्योंकि डिजिटल इंडिया हमें बनाना है, राइट। हमारा ये मेन वो है, फोकस है, क्योंकि डिजिटल इंडिया हो जाएगा तो उससे फायदा ये रहेगा कि सरकारी जो सर्विसेज हैं, मतलब ई गवर्नेंस जो है उसको प्रमोट किया जा सकेगा, आज ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह को प्रमोट किया जा सकेगा, और भी बहुत सारी चीजें, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सकेगी, मतलब ग्राउंड लेवल तक। या फिर आप ये कह सकते हो, सरकार ने अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया किसी गांव में, रूरल एरियाज में या फिर रिमोट एरियाज में, कहीं दूर दराज के एरियाज में, अब उस प्रोजेक्ट किस प्रकार से चल रहा है तो उसकी रियल टाइम बेसिस पर रिपोर्टिंग जो है वो मिल सकेगी अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो कितने सारे फायदे हैं इंटरनेट के, राइट। तो और आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको फायदे भी जो है वो सरकार के पर्सपेक्टिव से लिखना है, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कि क्या फायदा मिलेगा, सिटीजन्स को क्या फायदा मिलेगा, राइट। तो उस एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेंशन करना है आपके आंसर में पूरी चीजें, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। तो इशू क्या था? इशू हमने समझ लिया, जो हमारा जो इशू था, जो आया था इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि पैसे नहीं हो पा रहे थे, फंडिंग नहीं हो पा रही थी, सरकार ने सोल्यूशन निकाल दिया, वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो 19,041 करोड़ रुपए की जो है वो प्रोवाइड करा दी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। तो यहां पर आपको रूरल ध्यान में रखना है क्योंकि रूरल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है ये, और इसमें ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जा रहा है। किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये चीज ध्यान में रखनी है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा।
अब भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड क्या है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है। अब आप बोलोगे कि सर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया, मुझे लग रहा था कि शायद आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, एक आदि स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है क्या है, सर बता दो। तो बता देता हूं मैं क्या होता है ये। अगर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, ये क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कि एक कंपनी आप कह सकते हो या एक डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, वो शुरू किया गया एक स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस के लिए, राइट। तो ये वाली जो बॉडी है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये कंपनी है, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो है वो इसे सेटअप किया गया था 1000 करोड़ के कैपिटल के साथ। तो ये कंपनी का क्या काम है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नाम से समझ में आ रहा है, भारत नेट का जो ये प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट करना, वही चीज जो यहां पर बताई गई थी। तो ये कंपनी इसलिए स्टैब्लिश की गई, इसका मेन काम यही है, एक ही काम है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो इंप्लीमेंट करना। तो ये वाली चीज हम लोग को स्पेशल पर्पस व्हीकल की देखने को मिलती है। और 2 MBPS से लेकर 20 MBPS तक की कनेक्टिविटी जो है वो सभी घरों तक पहुंचाना, गांव क्षेत्रों के, वो भी अफोर्डेबल रेट में, सस्ते दामों में। तो ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और इसे इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर जो आती है उसके द्वारा किया जा रहा है, राइट। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर यानी कि ये टेलीकॉम जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसके अंदर ये हम लोग को ये देखने को मिल रही है कंपनी, राइट, जो कि इंप्लीमेंट करेगी ग्राउंड लेवल पर। अब नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में भी जान लो। तो ये 2011 में लॉन्च किया गया था, इसी का नाम चेंज करके भारत नेट प्रोजेक्ट रख दिया गया था 2015 में। तो ये वाला भी आपको कनेक्शन पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो लेकर जाना है, पहुंचाना है। तो इसमें ग्राम पंचायत आप ध्यान में रखिए कि हर एक ऐसी फैसिलिटी, सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है कि जिससे कि ग्राम पंचायत तक इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो पहुंच जाए। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को, राइट, कि हमारी कंट्री के अंदर पूरी जगह पर ब्रॉडबैंड की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराना है, राइट। और फंडिंग की बात करें गाइस, तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट जो है वो फंड किया जा रहा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत। इसे सेटअप किया गया है टेलीकॉम सर्विसेज को रूरल और रिमोट एरियाज में इंप्रूव करने के लिए। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या हम लोग को इसका देखने को मिलता है, किसके ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, यूएसओएफ की, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, राइट, इंटरनेट और दूसरी सर्विसेज रूरल इंडिया तक जो है वो पहुंचाना है, डिलीवर करना है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। 3 फेजेस में ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, भारत नेट प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो भी 3 फेजेस में क्या क्या हो रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये चीज नहीं आएगी। और अभी क्या किया गया है, भारत नेट के अंदर एक्सटेंशन हमें देखने को मिला है। मतलब कि भारत नेट में अभी तक हम क्या देख रहे थे, ग्राम पंचायत लेवल तक जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। अब इसको बढ़ा दिया गया है 16 राज्यों में। अब 16 राज्य, हर एक राज्य याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि अब सभी जितने भी गांव हैं, इनहैबिटेड विलेजेस, यानी कि जहां पर लोग रह रहे हैं, जिस भी गांव में, भले वो ग्राम पंचायत के अंदर आए या ना आए, बट उन तक भी जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है। तो इसको अभी भारत नेट प्रोजेक्ट जो कि सीमित था ग्राम पंचायत तक, तो 16 राज्यों में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि जहां पर मतलब थोड़े बहुत भी लोग अगर रह रहे हैं तो उन तक भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उनको मिल सके, तो उस पर भी काम किया जा रहा है, राइट। स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा रिवाइज किया गया है, इसके अंदर संशोधन हम लोग को देखने को मिल रहा है स्ट्रेटेजी में, रणनीति में। अब क्रिएट करना, अपग्रेड करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, यूटिलाइज करना भारत नेट को, ये पूरी चीज की जाएगी प्राइवेट सेक्टर पार्टनर के द्वारा। और इन प्राइवेट सेक्टर को सेलेक्ट किया जाएगा एक कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस के थ्रू, इनको सेलेक्ट किया जाएगा। और जो सेलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर पार्टनर जो होंगे, ये रिलायबल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो, जो कि पहले से ही डिफाइन किया गया होगा, उसके आधार पर, यानी कि इस सर्विस लेवल एग्रीमेंट के आधार पर जो है वो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे रिलायबल अफोर्डेबल रेट में, राइट। तो ये पार्टनर्स, राइट, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। और इन प्राइवेट सेक्टर पार्टनर को पूरा जिम्मा जो है वो सौंप दिया गया है, पूरी तरह से क्रिएट करना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए, अपग्रेड भी करते रहना जरूरत पड़ने पर, ऑपरेट करना, मेंटेन करना और यूटिलाइज करना भारत नेट। तो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पार्टनर को जो है वो सौंप दिया है। अब पीपीपी मॉडल के ऊपर बेस्ड ही हम लोग को जो भारत नेट देखने को मिल रहा है, इसके क्या फायदे हैं, राइट, इसका क्या महत्व है। एक तो बहुत जल्दी प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का काम यही है कि उनको तो कमाई चाहिए, कमाई के कारण वो जल्दी जल्दी पूरे प्रोजेक्ट्स को जो है वो फिनिश कर देंगे फटाफट, राइट। यानी कि हर जगह तक एक्सेस जो है वो पहुंच पाएगा। अब हर जगह तक एक्सेस पहुंचेगा तो उनको तो पैसा मिलेगा ना, लोग इंटरनेट यूज करेंगे, सर्विस यूज करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर को उसका फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर और कमाई के लिए तो ये तो करेगा ही करेगा, डेफिनेटली जल्दी जल्दी काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक बार काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये फायदा है। दूसरी चीज
इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजीज, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज आने लगेंगी इन्वेस्टमेंट के चलते, तो इसका ये बड़ा फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। एक्सेस, बेटर एक्सेस जो है वो मिल सकेगा, बेटर सर्विसेज हमारी जनताओं को, क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा तो हमारी जनता को बेटर सर्विसेज जो है वो मिल सकेंगी, ई गवर्नेंस सर्विसेज मिल सकेंगी, ट्रांसपेरेंसी इसमें हो सकेगी, वेरियस जो प्रोजेक्ट जो सरकार के हैं, वेरियस स्कीम्स जो सरकार की है वो जल्दी से जल्दी बेनिफिशरीज तक पहुंच सकेगी। तो ये पूरी तमाम चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि इसमें बताई जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था गाइस, कंप्लीट फुल फ्लेज टॉपिक हमने भारत नेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, 7वां एडिशन हम लोग को इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का देखने को मिल रहा है। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब बात आती है बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग के बारे में या एग्रीमेंट के बारे में जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, तो इसमें इंडिया इन्वॉल्व है इंडियन ओशन क्षेत्र को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, राइट। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 3 आ ही जाता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसका काम ये भी है कि इस क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का डिजास्टर होता है तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराना इस इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के थ्रू। तो आइए समझते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम को। इसका 7वां एडिशन हम लोग को देखने को मिला था, और ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ है, तो आप देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे इंडियन ओशियन में श्रीलंका, मालदीव से आप नीचे जाइए, मॉरिशस से नीचे जाइए, और आप देखिए थोड़ा सा अफ्रीका की तरफ आपको मडागास्कर आइलैंड दिखाई देगा। मडागास्कर आइलैंड के ईस्ट की तरफ आप देखेंगे तो आपको रीयूनियन आइलैंड देखने को मिलेगा, ये यहीं पर मॉरिशस के पास रीयूनियन आइलैंड। तो रीयूनियन आइलैंड पर आप देखिए गौर से कि ये आइलैंड जो है वो किसका है, फ्रांस का है, फ्रांस की टेरिटरी है ये। तो फ्रेंच नेवी का रीयूनियन आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है। तो इनके द्वारा ये 7वां एडिशन IONS का होस्ट किया गया था। ये साल में 2 बार आने वाला इवेंट है, बाइनियल इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है 2 साल में, मतलब साल में 2 बार नहीं, 2 साल में 1 बार आने वाला, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि 2 साल में 1 बार आने वाला ये इवेंट है, राइट। और इंडियन नेवी ने इसको 2008 में जो है वो शुरू किया था। IONS जो है गाइज, ये एक वॉलंटरी और इंक्लूसिव इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलती है कि इंडियन ओशियन क्षेत्र पर जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं, लिटोरल स्टेट्स यानी कि वो कंट्री जो कि समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, यानी कि कोस्टल कंट्रीज, तो जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं वो उनकी सभी की सभी नेवीज जो है वो इकट्ठा होती हैं, एक साथ होती हैं, और मैरीटाइम कॉपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी, इस क्षेत्र पर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ये कंट्रीज एक साथ इकट्ठा होती हैं, या फिर कंट्री की नेवीज इकट्ठा होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके नाम में ही नौसेना हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसका काम क्या है कि डेवलप करना एक इफेक्टिव रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म, राइट, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ पर काम करना है कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है ये ग्रुप जो है वो काम करे, राइट। सभी लोग मिलकर, सभी की नेवी जो है वो आए और मिलकर काम करें इंडियन ओशन क्षेत्र पर। कोई भी प्रकार का डिजास्टर हो रहा है, कोई भी इशू हो रहा है, तो उस पर साथ में मिलकर जो है वो काम किया जाए, राइट, इनके द्वारा। और सिक्योरिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन ओशन क्षेत्र पर सिक्योरिटी को बरकरार रखना है। अब IONS की जो चेयरमैनशिप हम लोग को देखने को मिलती है, इंडिया के पास 2008 से 2010 के बीच में थी, UAE के पास 2010 से 2012 के बीच में हम लोग को देखने को मिली थी, साउथ अफ्रीका के पास 2012 से 14 के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के पास 14 से 16 के बीच में, बांग्लादेश के पास 16 से 18 के बीच में, राइट, और ईरान के पास 18 से 21 के बीच में। और आपको ये लेटेस्ट पूछा जाएगा कि अभी जो है वो मतलब इसकी IONS की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, तो फ्रांस के पास आपको ध्यान में रखना है। इसलिए तो यहाँ पर रियूनियन आइलैंड पर इसको होस्ट किया गया, फ्रांस के आइलैंड पर, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि रियूनियन आइलैंड की भी लोकेशन ध्यान में रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अब इसके मेंबर की बात करें तो IONS में इंडियन ओशियन रीजन जो हमारा हमें देखने को मिलता है, तो उसको टच करने वाली, राइट, या उसके पास जो कंट्रीज हमें देखने को मिलती है, टोटल 24 मेंबर कंट्रीज हैं, और 8 ऑब्जर्वर कंट्रीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है सदस्य के तौर पर। तो ये 24 और 8, तो ये आंकड़ा आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। और 4 सब रीजन में ये ग्रुप किया गया है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज को 4 रीजन पर बांट दिया गया। जैसे कि साउथ एशियन लिटोरल्स जो कंट्री है उसमें इंडिया शामिल है, इसमें बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेशल, श्रीलंका, यूके हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि यूके की भी टेरिटरी इंडियन ओशन क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलती है। फिर वेस्ट एशियन लिटोरल्स की बात करें तो वेस्ट एशिया में आ जाती है ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE। ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो इसमें फ्रांस जो रियूनियन आइलैंड इनका है, केन्या हो गया, मॉरिशस हो गया, मोजाम्बिक हो गया, राइट, साउथ अफ्रीका, तंजानिया हो गया। फिर साउथ ईस्ट एशियन और ऑस्ट्रेलियन लिटोरल, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते, तो ये सब कंट्रीज जो है वो उसमें आ जाती है। तो ऐसे करके 4 ग्रुप जो है वो बना दिए गए हैं,
राइट, कंट्रीज के। अब इंडिया के लिए जो है वो IONS के साथ जुड़ने से क्या फायदा है, क्या महत्व है? तो हमारा 3 फोल्ड एम्बिशन है, यानी कि हम इस क्षेत्र पर, इंडियन ओशन क्षेत्र पर 3 इंपॉर्टेंट चीज चाहते हैं। अब ये 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का ऑब्जेक्टिव है इंडियन ओशन क्षेत्र को लेकर क्लियरली पता होनी चाहिए, जिसको आप मेंस में भी उपयोग करें। तो एक तो हमें क्या करना है, इंडियन ओशन क्षेत्र पर जो मौजूद जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है उनके साथ अपने रिलेशनशिप को और गहरा करना है, मजबूत बनाना है। क्यों रिलेशनशिप मजबूत बनाना चाहते हैं हम? एक तो देखो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है, दूसरी बात हमें कंट्री सपोर्ट करें, और तीसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप यहां पर मेंस में जब लिखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के एम्बिशन को भी यहां पर एक लाइन में डिस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कंट्रीज जो है वो हमसे ट्रेड करें, इन्वॉल्व हो, हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो ट्रेड भी अच्छा होगा, ट्रेड अच्छा होगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा, राइट, हमारा फायदा होगा, राइट, हमारे पास पैसे आएंगे, राइट। तो ये वाली चीज। इसके अलावा हमें लीडरशिप यहाँ पर स्टैब्लिश करनी है अपनी, राइट। लीडरशिप वो तो ऑलरेडी है ही, बट फिर भी बरकरार रखनी है इसको, और हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, राइट। हम सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं, लीड करते हैं सुरक्षा प्रोवाइड कराने में। और तीसरा जो हमारा विजन हम लोग को देखने को मिलता है कि वो ये है कि मैरीटाइम ऑर्डर जो है उसे रूल बेस्ड बनाना है और स्टेबल बनाना है, कि रूल्स के आधार पर मैरीटाइम ऑर्डर चले, क्योंकि यहाँ पर चाइना का हस्तक्षेप हम लोग को देखने को मिलता है कि चाइना यहाँ पर आकर मतलब इश्यूज क्रिएट करता है कई बार, राइट। तो कहा जा रहा है कि प्रॉपर रूल बेस्ड होना चाहिए और किसी प्रकार का ऐसे हस्तक्षेप जो होता है उसको काउंटर करना है। तो ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव हैं इंडिया के, जो कि इस क्षेत्र पर, इंडियन ओशन क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और इसके अलावा ये इंडिया को, यानी कि ये जो IONS है, तो ये इंडिया को क्या करेगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है उस तक इंडिया के जो प्रभाव क्षेत्र जो है उसको मजबूत करने में मदद करेगा। अब देखो स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पर है? अगर क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये देखो इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है और ये मलेशिया आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में जो आपको देखो वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है, तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यहां से लेकर ये वेस्ट के एरिया पे आप चले जाओ तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मिलेगा। क्या आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी लिखकर बता सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो किन किन मतलब कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिलता है, राइट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन कंट्री की, जैसे मैंने भी आपको बताया मलक्का स्ट्रेट जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में हम लोग को देखिए ये देखने को मिला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। वैसे ही आप मुझे बताओ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन किन कंट्री के बीच में, अभी के अभी लिखकर बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, तुरंत लिखो। तो ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, राइट। कई बार स्टूडेंट जो है वो UAE इसको मार्क कर देते हैं, आपको UAE मार्क नहीं करना है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो ओमान, मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था, ओमान और ईरान के बीच में हम लोग को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज देखने को मिलता है। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये जो है ना, ये ईरान और ओमान के बीच में है, राइट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इसको लोग UAE जो है वो मार्क कर देते हैं, क्योंकि ओमान की टेरिटरी छोटी सी दिखाई नहीं देती, UAE दिखाई देता है। अगर आप बड़े मैप में देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये क्लैरिटी आप रखो, ओमान और ईरान के बीच में ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओशन क्षेत्र को लेकर और भी कौन सी ग्रुपिंग और कौन से इनिशिएटिव्स हैं, तो इसके बारे में भी जान लो, पूरा फुल फ्लेज तैयारी आपकी हो जाएगी। इंडियन ओशन क्षेत्र को लेकर इंडिया के क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं इनिशिएटिव्स, या फिर इंडियन ओशन रीजन जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, या मतलब उस क्षेत्र में कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए हमारे कौन से और इनिशिएटिव है। देखो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक है जिसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस यही है कि इस क्षेत्र पर कॉपरेशन करना है, यानी कि कंट्रीज के साथ कॉपरेशन को मजबूत बनाना है, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए इस क्षेत्र का। फिर आता है इंडियन ओशन कमीशन। रिसेंटली इंडिया को इसका ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो मिला है, याद रखिएगा इंडिया एज ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें हम लोग को इंडियन ओशन कमीशन पर देखने को मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि कोऑर्डिनेट करता है मैरीटाइम गवर्नेंस को साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में, राइट। तो ये चीज आप क्लियर रखो। फिर एक हमारा सागर इनिशिएटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकता है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, की इंडियन ओशन क्षेत्र में सबके लिए एक तो सिक्योरिटी प्रदान करना और सभी ग्रो करें, डेवलप करें, ट्रेड सबके बीच में हो, राइट। तो सागर के थ्रू जो है वो इंडिया अपनी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन को डीप करती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को, क्योंकि पूरा खेल जो है वो ट्रेड के ऊपर भी डिपेंड है। हमें भी मार्केट चाहिए, और अब तो एग्रेसिवली हमें मार्केट चाहिए, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये भी एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन है जिसे इशू किया गया था इंडिया और जापान के द्वारा 2016 में। इसके अंदर 4 पिलर्स हम लोग को डेवलपमेंट और कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स के देखने को मिलते हैं। एक तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने वो क्वालिटी वाले बने। इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी, आपस में इंस्टीट्यूशंस के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, स्पेशली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी अगर इलीगल मूवमेंट हो रहा है समुद्र में तो उसकी जानकारी जो है वो शेयर की जा सके।
राइट। एनहेंसिंग कैपेसिटी एंड स्किल्स, कि स्किल्स को डेवलप करना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है, क्षमता को बढ़ाना है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप करना है, जैसे कि और संबंध जो है वो कंट्रीज के बीच में गहरे हों, राइट। तो ये एक जॉइंट डिक्लेरेशन हमें देखने को मिला था, इंडिया और जापान के द्वारा इशू किया गया था 2016 में, राइट। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इससे रिलेटेड ION से रिलेटेड और इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड। तो इसको हमने देखा, डिटेल में डिस्कस किया। अब देखिए गाइस, एक स्टडी सामने आई है कि ब्लैक कार्बन को प्री मैच्योर डेथ के साथ लिंक किया जा रहा है साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा। ब्लैक कार्बन वाले टॉपिक को हम पहले भी कवर कर चुके हैं 8 जून 2021 को। और ये जो टॉपिक है गाइस किससे रिलेटेड है, पोल्यूशन रिलेटेड इशू से रिलेटेड है। तो ब्लैक कार्बन जो है वो पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है और उससे रिलेटेड इशू जो है वो यही है कि डेथ, प्री मैच्योर डेथ हो रही है इसके कारण। तो इसको आइए समझते हैं डिटेल में। तो टीम हम लोग को रिसर्चर्स की देखने को मिल रही है जिन्होंने स्टडी कंडक्ट करी है ब्लैक कार्बन को लेकर और उससे जुड़े हेल्थ इंपैक्ट्स को लेकर, राइट। और ये बताया जा रहा है स्टडी के थ्रू कि प्री मैच्योर डेथ हो रही है, राइट। मतलब अकाल मृत्यु जो है वो होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है इसके कारण, ब्लैक कार्बन के कारण। और इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है गाइस, यहाँ पर ब्लैक कार्बन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। जब हमने पिछले महीने जून में इस टॉपिक को डिस्कस किया था ब्लैक कार्बन के, तब हमने चर्चा करी थी कि हिमालयन क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, हिंदू कुश हिमालयन क्षेत्र, तो वहां पर बेसिकली ब्लैक कार्बन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो अब देखिए आप, इंडो गैंगेटिक प्लेन में भी ब्लैक कार्बन का इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो होती है ना, तो वो इंडस नदी और गंगा नदी, तो इसका जो प्लेन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो उसको कहते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा इसके बारे में भी। अब बताया जा रहा है कि मृत्यु दर जो है वो बढ़ती जा रही है एयर पोल्यूटेंट्स लेवल के बढ़ने के कारण। जितना पोल्यूशन जो है वो एयर में इंक्रीज हो रहा है, तो मृत्यु दर भी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इस स्टडी का क्या रिलेवेंस, क्या महत्व हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण ये होगा कि ब्लैक कार्बन को सीरियसली लिया जाएगा, ब्लैक कार्बन को एक पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड के तौर पर देखा जाएगा और भी ज्यादा उससे जुड़ी स्टडीज जो है वो कंडक्ट की जाएगी कि एनवायरमेंट पे, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अलग अलग तरीके से इसकी स्टडी जो है वो की जाएगी ब्लैक कार्बन को देखते हुए। सरकार की, पॉलिसी मेकर्स की मदद होगी इससे, राइट, इस स्टडी से, जिससे कि वो ब्लैक कार्बन को लेकर और बेहतर पॉलिसीज बनाए। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि ब्लैक कार्बन एक ऐसी चीज है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे लार्जेस्ट हम लोग को कंट्रीब्यूटर देखने को मिलता है जब बात आती है ग्लोबल वार्मिंग की, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज होने की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के कारण हमें देखने को मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है ना, वो ब्लैक कार्बन हमें देखने को मिलता है। तो उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, राइट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एयर पोल्यूशन जो हमें देखने को मिल रहा है, उससे जुड़े जो हेल्थ इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर बेटर पॉलिसी जो है वो बनाई जा सकेगी सरकार के द्वारा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। अब आप समझो ब्लैक कार्बन के बारे में, क्योंकि यहां से उठाकर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्लैक कार्बन क्या है? पहली बात तो कोई भी फॉसिल फ्यूल या बायोमास कुछ भी हो, अगर वो पूरी तरह से जलता नहीं है, फॉसिल फ्यूल, बायोमास पूरी तरह से अगर वो नहीं जला, इनकम्प्लीट उसका कंबशन हुआ, तब उससे हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये काला कलर का सूत निकलने लगता है, राइट। और यही होता है ब्लैक कार्बन, राइट। और ब्लैक कार्बन जो होता है वो दूसरे एमिशन से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट होता है, मतलब कि ज्यादा देर तक एनवायरमेंट में नहीं रहेगा ये। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्लैक कार्बन ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि ब्लैक कार्बन बहुत लंबे समय तक एनवायरमेंट में रहता है और एनवायरमेंट को डैमेज करता है। दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है, बहुत कम समय के लिए रहता है, मुश्किल से 1-2 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन या कुछ घंटों के लिए में ही खत्म हो जाता है ये ब्लैक कार्बन। बट हाँ, कॉन्ट्रीब्यूट बहुत ज्यादा करता है ग्लोबल वार्मिंग में। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर के तौर पर ये हमें देखने को मिलता है, जो कि प्लैनेट को वार्म कर रहा है, गर्म कर रहा है। और प्राइमरी सोर्स हम लोग को इस ब्लैक कार्बन का जो देखने को मिलता है वो है डीजल इंजन। आपने देखा हो काला कलर का धुआं जो डीजल इंजन से निकलता रहता है, तो वो भी एक, क्योंकि जो पूरी तरह से जो फॉसिल फ्यूल है वो जलती नहीं है, कंबशन उसका पूरी तरह से नहीं होता, तो इस प्रकार से काला धुआं निकलता है। लकड़ी को हम जलाते हैं तब निकलता है, फॉरेस्ट फायर जब होती है तब हमें देखने को मिलता है, चूल्हे वगैरह जलाए जाते हैं तब निकलता है ये ब्लैक कार्बन। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक आइडिया रखना है, ठीक है। अब देखिएगा इस जीएस पेपर 3 से रिलेटेड अगेन पोल्यूशन रिलेटेड इशू से रिलेटेड ये टॉपिक आ गया, राइट। तो उसमें इनिशिएटिव हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि पोल्यूशन को या क्लाइमेट चेंज वाला जो हमारा प्रीलिम्स के लिए जो आपको डायरेक्ट टॉपिक जो आता है, राइट, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि हमारी धरती में बहुत भारी मात्रा में हमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में है ये, राइट। और ये फ्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें क्लीनर ऑल्टरनेटिव हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन, राइट। अब हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, यहां से उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन,
ठीक है। एक होता है हम लोग को ग्रे हाइड्रोजन देखने को मिलता है, एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, राइट। ऐसे ही हम लोग को एक ब्राउन हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है, एक ब्राउन हाइड्रोजन होता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग हाइड्रोजन होते हैं। तो आपसे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि बताओ ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, या चूज द करेक्ट पेयर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें उलझ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, राइट। तो आप ध्यान से सुनो इस टॉपिक को। पहली बात तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करते हैं, जैसे कि सोलार और विंड, किस पर्पस के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए, राइट। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एनर्जी के थ्रू, पावर के थ्रू, राइट, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग किया जा रहा है। यानी कि पानी H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहां पर अलग किया जा रहा है, और हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो ये वाली चीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो हाइड्रोजन को बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन को कैसे बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन बनाना है तो पानी का, वाटर का, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हमें यह चीज देखने को मिलती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, राइट। तो ये एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये चीज पहले तो आपको समझनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पानी को स्प्लिट कर देती है, H2O को स्प्लिट कर देती है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियरिटी रखो पहली बात तो आप। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि ये जो पावर आएगी, ये यहां पर आप, ये ग्रीन हाइड्रोजन में फर्क ये होता है कि ये जो पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल किया जाएगा, यहां पर जो आपको ये इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी सोलार पावर के थ्रू होगी। मतलब कि कुल मिलाकर पहले सोलार पैनल जो है वो लगे होंगे, जैसे लेट सपोज सोलार पैनल है, सोलार पैनल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी, इसने पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर ली। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को पानी में डाला जाएगा, और पानी में डालकर हाइड्रोजन को सेपरेट करके उसको स्टोर करके रख दिया जाएगा, राइट। तो हमने क्या चीज समझी कि ग्रीन हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है, जिसमें 1% एमिशन हम लोग को ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जिससे कि क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट हो, हमारी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट हो, राइट। मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा ग्रीन इनिशिएटिव ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, कंप्लीट ग्रीन इनिशिएटिव है, राइट, हाइड्रोजन को बनाने का। अब इसमें बाय प्रोडक्ट सिर्फ वाटर वेपर या फिर वाटर होता है ग्रीन हाइड्रोजन में। अब ब्राउन हाइड्रोजन की बात करते हैं, ब्राउन, तो इसमें कोयले का उपयोग किया जाता है कि किस चीज के लिए, कोयले को जलाकर पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब उससे कोयला जलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तो होगा ही होगा। तो ये ब्राउन हाइड्रोजन है, तो इसको बिल्कुल हमें उपयोग में नहीं लेना है आज की रेट में। फिर बात आती है ग्रे हाइड्रोजन की। इसमें जो पावर जो जनरेट होती है, क्योंकि पूरा खेल पावर का ही है, पहले इलेक्ट्रिसिटी का ही है, तो ये पहले जनरेट करनी है, उसके बाद ही तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी। तो ये जो पावर जनरेट होती है ग्रे हाइड्रोजन में, तो ये नेचुरल गैस के थ्रू होती है। अब नेचुरल गैस भी एनवायरमेंट में रिलीज होती है, तो वेरियस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं नेचुरल गैस के चलते हैं। फिर आता है एक ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन भी फायदेमंद है, बट इसमें भी एक कॉमन चीज है ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन में कि दोनों में ही नेचुरल गैस का उपयोग होता है। बट इसमें क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन में जो भी एमिशन जो होता है, राइट, जो भी एमिशन वगैरह होता है, राइट, रिलीज होता है एनवायरमेंट में, तो उसको रिलीज होने से पहले उसको रोक दिया जाता है, मतलब कि कैप्चर कर दिया जाता है। तो कार्बन कैप्चरिंग का उपयोग या कार्बन स्टोरेज का उपयोग होता है, यानी कि एमिशन को कैप्चर कर लिया जाता है। और ये वाली प्रक्रिया हम लोग को ब्लू हाइड्रोजन में देखने को मिलती है। इसमें सबसे बेस्ट जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हो, तो हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है, ना कि एक एनर्जी सोर्स। तो हमने अभी क्या बोला था कि हाइड्रोजन को बनाने के लिए ही हमने क्या किया था, पानी H2O में इलेक्ट्रिसिटी डाली, मतलब कि पावर का सोर्स नहीं है ये, पावर तो हमने कहीं और से ली है, तब उसके बाद फिर हाइड्रोजन को बनाया, राइट। तो ये वाली चीज है हमें देखने को मिल रहा है कि पहले आप पावर का इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से आप हाइड्रोजन को बनाओ। तो हाइड्रोजन क्या है गाइस, तो ये एनर्जी कैरियर है, ना कि एनर्जी का सोर्स। तो ये पावर का सोर्स नहीं है, वरना फिर तो बेवकूफी हो जाएगी। क्या बेवकूफी हो जाएगी कि आप पहले जो है वो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो हाइड्रोजन को बनाने में, और हाइड्रोजन ही बिजली में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर क्या मतलब निकला, डायरेक्ट ही बिजली का इस्तेमाल करो ना, अगर ऐसा है तो सरपास करके। तो बट ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन जो हमें देखने को मिलता है ये कैरियर, एनर्जी कैरियर है, ना कि एनर्जी सोर्स। ये बिल्कुल क्लियर रखो ये वाला पॉइंट अपने दिमाग में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाएगा। हाइड्रोजन का उपयोग जो होता है वो भारी मात्रा में एनर्जी को स्टोर करने के लिए या डिलीवर करने के लिए किया जाता है, राइट। तो एनर्जी को स्टोर करने के पर्पस के लिए हाइड्रोजन का उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, या पावर को, या फिर हीट को। आज की डेट में हाइड्रोजन का बहुत कॉमन तौर पर उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में,
ट्रांसपोर्टेशन में, और जो भी यूटिलिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, तो उसमें उपयोग किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में तो इसके उपयोग को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसको लेकर हमने कुछ समय पहले चर्चा भी करी थी कि हमारी कंट्री के अंदर भी हम लोग ने प्रपोजल रख दिया है कि हाइड्रोजन पंप्स जो है वो हम लोग खोलने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन और फ्यूल सेल ये क्या करते हैं गाइस, ये प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी, प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर कंबाइंड हीट और पावर एनर्जी मिल जाती है। बैकअप पावर मिलने का काम होता है, यानी कि बैकअप, जैसे इन्वर्टर होता है ना, बैकअप के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। स्टोर करना, राइट, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करना, बरकरार रखना, बनाए रखना, डिलीवर करना। कि मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन का काम क्या है, डिलीवर करना एनर्जी को और बेहतर तरीके से, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। और पोर्टेबल पावर प्रोवाइड करने में, क्योंकि कम जगह पे आपको एनर्जी प्रोवाइड कराने की क्षमता देता है, क्योंकि क्या है कि एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा है और ये कम एरिया पर ज्यादा मात्रा में एबंडेंस में एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता रख लेता है। तो इसकी हाई एफिशिएंसी जो हमें देखने को मिलती है, उसके कारण से एमिशन जो होता है वो जीरो या फिर नियर जीरो एमिशन जो है वो क्रिएट करता है। हाइड्रोजन और फ्यूल सेल जो होते हैं, इनके पास पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने का। तो ये वाली चीज इसमें हमें देखने को मिलती है। और IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हाइड्रोजन 2050 तक एनर्जी मिक्स में, यानी कि टोटल जितनी भी एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है उसमें 12% हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। और आपको बता दें, इनमें से 66% हाइड्रोजन जो है वो पानी से आ रहा है, ना कि नेचुरल गैस के थ्रू। मतलब कि ये ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग को 66% इन टोटल में से देखने को मिल रहा है, राइट। और रिसेंटली IRENA की ये रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक, तो इसमें ये जानकारी हमें मिली है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट किसकी है, तो IRENA की रिपोर्ट है। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। पूरे दुनिया भर की क्या स्थिति है हाइड्रोजन को लेकर, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है गाइस, ये 1% से भी कम हमें देखने को मिलता है कि जो कि प्रोड्यूस हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रोलाइजर का डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो 2050 तक ये बढ़ जाएगा। आज की डेट में इसकी कैपेसिटी मात्र 0.3 गीगावाट की है, जो कि 5000 गीगावाट हो जाएगी 2050 तक। इंडियन सिनेरियो की बात करें गाइस, तो हाइड्रोजन के कंजम्पशन के मामले में 6 मिलियन टन हाइड्रोजन जो है वो हर साल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए या मेथनॉल के प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। इवन फर्टिलाइजर और रिफाइनरीज में भी इसका उपयोग होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। और बताया जा रहा है कि 2050 तक आज की डेट में हम लोग 6 मिलियन टन का इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बढ़कर 28 मिलियन टन हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी और पावर सेक्टर में भी जो है वो उसे शामिल किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। लागत क्या लगती है इस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में, तैयार करने में, तो 2030 तक बताया जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन की जो लागत होगी ये कंपीट कर सकेगी हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स को, जैसे कि कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसको कंपीट करने की क्षमता रख सकती है। बट हाँ, ये हाइड्रोजन को बनाना जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप क्लियर रखो। बट फिर भी बताया जा रहा है कि इंडिया के केस में कीमत जो है वो बहुत भारी मात्रा में एक तो गिर जाएंगी, एक तो डिमांड काफी ज्यादा रहेगी। दूसरी बात, इंडिया के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि मतलब बहुत मायने में, एक तो हमारे पास सोलर एनर्जी जो है वो और ये सब विंड एनर्जी जो है ये हमारे पास आसानी से अवेलेबल है, राइट। तो उसके लिए हमें अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अबंडेंस है, सूर्य 12 महीने हमारे यहाँ हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये फायदा हमें मिलेगा, तो जिसके कारण से जो कीमत जो होगी हाइड्रोजन प्रोडक्शन की वो कम होगी, और इस कम कीमत होने के कारण हम लोग एक्सपोर्टर बन जाएंगे, राइट, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में स्पेशली, राइट। और इंडिया का हाइड्रोजन डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगा, 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा 2050 तक, और 80% इनमें से जो होने वाला है वो ग्रीन हाइड्रोजन होने वाला है। अब हम लोग जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को बताया जा रहा है कि 2030 तक जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग सस्ते रेट में रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे, राइट, सस्ते रेट में, क्योंकि हमारे पास फायदा है, राइट, ज्योग्राफिकली। तो देखो बेनिफिट जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग करने के लिए हम लोग को क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे, क्यों हम लोग इसका उपयोग करें, क्या इससे हम लोग को लाभ मिलेगा। तो पहली बात तो क्लाइमेट चेंज को रोकने में इसका बहुत भारी योगदान हमें देखने को मिल रहा है। क्लीन एनर्जी ये प्रोवाइड कराने की इसकी क्षमता है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या पेरिस क्लाइमेट डील जो हमें देखने को मिलती है, जिसमें इंडिया का संकल्प है कि हमें एमिशन की इंटेंसिटी अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए 33 से 35% तक हम रिड्यूस करेंगे, और 2005 लेवल से 33 से 35% तक रिड्यूस करेंगे 2030 तक। तो ये हम लोगों ने संकल्प लिया है, तो इस संकल्प को पूरा करने में भी ग्रीन हाइड्रोजन काफी मददगारी होने वाला है। इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, फॉसिल फ्यूल को जो हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। हम लोग डेवलप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को,
राइट। और इसके थ्रू नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के मार्केट में हम लोग को देखने को मिलेंगी, राइट। लाखों की संख्या में जॉब जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। और इंडिया के पास फेवरेबल जोग्राफिक लोकेशन है, राइट। हमारे पास सनलाइट जो आती है 12 महीने, विंड हमारे पास हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण से सस्ते दाम में हम लोग जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी जो है वो और भी मतलब दूसरे सेक्टर्स में प्रमोट की जानी है। और देखिए जहां पर भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन संभव नहीं होता है, मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी दूर दराज के रिमोट एरियाज में पॉसिबल नहीं है कि वहां पर खंभे लगाए जाए, तो वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था, जिसके थ्रू कहा गया था कि एक हाइड्रोजन इकोसिस्टम हमारी कंट्री में हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। और अभी वाली जो इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिल रही है ये नेसेंट स्टेज पर है, मतलब कि अभी मतलब बचपना मतलब शुरू हुई है, यानी कि बर्थ हुआ है अभी इस इंडस्ट्री का, राइट। और हम रीजनल हब जो है वो क्रिएट कर देंगे और एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे हाई वैल्यू ग्रीन प्रोडक्ट्स को। अगर अभी से हम लोग इस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले कुछ सालों में एक्सपोर्टर बन जाएंगे हम लोग, मास एक्सपोर्टर बन जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन का। अब इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में लॉकडाउन के चलते लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का एक बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये खर्चा भी होता है इसमें काफी ज्यादा, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने पे काफी खर्चा होता है, हाई कॉस्ट इसकी हमें देखने को मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट की कमी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और स्टेप्स जो है वो क्या लिए गए हैं, तो 2021 और 22 में यूनियन बजट ने अनाउंस किया था नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा भी कर चुके हैं। और इंडिया के भी कुछ इनिशिएटिव हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी के जो देखने को मिलते हैं, वो एक है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलार मिशन, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, पीएम कुसुम, नेशनल विंड सोलार हाइब्रिड पॉलिसी, रूफटॉप सोलार स्कीम। तो ये सब इंडिया के इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। और इस पर भी हाइड्रोजन पर भी हम काम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनियन बजट 2021-2022 में हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को। तो हमें करना क्या चाहिए, एक तो पहली बात तो नेशनल टारगेट हमें सेट करना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को लेकर, कि हमें ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग करनी है भारी मात्रा में। जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी जाकर हम लोग ज्यादा मात्रा में जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को बना सकेंगे। इसके अलावा सोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना है, जो भी सोल्यूशंस आए जा रहे हैं, राइट, तो उसको जल्दी से जल्दी जो है वो हम लोग को रिजॉल्व करना है। और बिल्कुल मतलब ये आप कह सकते हो संकल्प लेके करना है पूरी चीजें, राइट, कि उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी है। डिसेंट्रलाइज करना है प्रोडक्शन को। अब ये डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन है क्या, तो आपको मैं थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहूंगा एलपीजी की तरफ। आपको पता होगा कुछ सालों पहले गाड़ियों में मतलब शुरू हो गया था एलपीजी को डलना। लोग अपने घर में आकर सिलेंडर जो है, घर का कुकिंग गैस जो होती है ना, लाल सिलेंडर हम लोग को देखने को मिलता है जो घर में उपयोग करते हैं हम लोग किचन में, तो ये वाले सिलेंडर से डायरेक्टली लोग अपनी गाड़ी में जो है वो एलपीजी भर रहे थे, राइट। और इवन मैंने तो पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो घर में ही जो है वो एलपीजी भरी जाती थी। अब ये रिस्की भी होती है काफ़ी ज़्यादा, आजकल तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग गए, बट पहले नहीं हुआ करते। तो सेम बात इसके लिए भी की जा रही है कि जो हाइड्रोजन को जो बनाया जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो वो घर घर पर लोग जो है वो बना सकें, इसका ओपन एक्सेस जो है वो रिन्यूएबल पावर का सभी को मिल सके, तो उसको प्रमोट करना है, राइट। इलेक्ट्रोलाइजर के ओपन एक्सेस सभी को मिल सके, राइट। इसके अलावा फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड कराना है, अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट को तेज करना है, राइट। कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स वगैरह लेकर आने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है कि इंडिया में इस टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर तरीके से और हम लोग उपयोग कर सकेंगे, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, और इसी के साथ आज अपन टॉपिक को अपना फिनिश करते हैं। अब देखो ये हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं गाइस, जैसे कि ये पॉलिटी का कोर्स है, ये एनवायरमेंट का कोर्स है। पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको लिखी हुई मिल जाएगी। हर एक कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और हम लोग सिविल सर्विसेज के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका लेक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी रहे बिल्कुल मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी रहे, कुछ फालतू चीज नहीं। जो भी एग्जाम के लिए जितनी भी चीज इंपॉर्टेंट है, और सबकी सब, ऐसा नहीं कुछ छोड़ा जा रहा है, सबकी सब जितनी चीज इंपॉर्टेंट है सब इंक्लूड करके आपको आपकी तैयारी करवाई जाती है। तो कंप्लीट एनवायरमेंट के टॉपिक्स, जैसे कि एनवायरमेंट के कोर्स में, वैसे ही पॉलिटी के कोर्स में कंप्लीट पॉलिटी के टॉपिक, मतलब हर चीज, यानी कि हमारे जितने भी कोर्सेज सब में आपको कंप्लीट टॉपिक्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस के। तो ये पूरी चीज देखिए आप यहाँ पर लिखी हुई है स्क्रीन पर, बट फिर भी अगर कुछ समस्या आती है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 9713 28 28 38। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई विद इन 24 आवर्स आपके पास आ जाएगा। वैसे ही इकोनॉमिक्स का कोर्स देखिए, इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, सीसेट का कोर्स अवेलेबल है, और वैसे ही हिस्ट्री का, एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और करंट अफेयर्स का पेड पैकेज अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स के पेड पैकेज
का अगर आपको देखना है, डेमो वगैरह देखना है, तो कल ही मैंने अपलोड किया है एक वीडियो, आप चाहे तो कल के वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आपको मैगजीन दी जाती है, कैसे आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, किस प्रकार से करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और क्या ऑफर है। तो वो पूरी चीज़ मैंने हालांकि बताई हुई है। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी एक बैच चल रहा है। मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप उसके लिए मुझे मेंस आंसर राइटिंग लिखकर भेज दीजिएगा, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिएगा, आपको उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। राइट, तो चलो फिर अब मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।